जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म एजुकेशन मित्रा पे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम एक कंप्लीट वीडियो लाएंगे जिसमें हम हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन और जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। जब अंत में हमारा पूरा प्रश्नावली खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। और इस सीरीज को देखने के बाद आपको किसी प्रकार के अन्य सीरीज की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होने जा रही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम प्रमोद कश्यप है और हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स। ये आपका मैथ्स का बुक है एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। अगर हम बात करें वास्तविक संख्या क्लास 10, तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं उसको पहले हम देखते हैं। तो इसमें मेनली आपको 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है संख्याओं का परिचय। अब देखिए, संख्याओं का परिचय क्यों जरूरी है, तो कहीं ना कहीं हमको इसमें संख्या के बारे में जानना है। परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा, पूर्णांक क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो हम एक बार क्या करेंगे, उन सभी को जानेंगे। आपने इसको 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन हम फिर से क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन करा देंगे आपको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, संख्याओं का क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद सेकेंड टॉपिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मासा निकालना। अब देखिए, मासा हमने निकाला है, 2 विधि होता है। एक होता है हमारा क्या, भाग विधि, दूसरा क्या होता है, गुणनखंड विधि। जैसे अगर हमको निकालना हो 6 और 8 का HCF, तो हम क्या करते हैं, भाग विधि का प्रयोग करते हैं, या फिर क्या करते हैं, 6 का गुणनखंड करते हैं और 8 का गुणनखंड करते हैं, और जो कॉमन पॉइंट मिलता है उसको क्या आता है, हमारा HCF होता है। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा तथा लसन निकालना। अब देखिए क्या होता है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हम बोले हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 10, तो 10 क्या है, 10 हमारा एक भाज्य संख्या है, लेकिन हम क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 गुने 5। यहाँ पे 2 क्या है, तो एक अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या। तो हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते। जैसे प्रूव कीजिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव कीजिए कि 3 प्लस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब 10.7, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि आप बिना भाग किए हुए बताइए कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे कोई संख्या PYQ के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका 10.7 शांत होगा या अशांत होगा, और उसके बेसिस पे हम ये बताते हैं कि संख्या परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। तो यह कहीं ना कहीं हमारे चैप्टर के बारे में मेन टॉपिक्स था कि क्या क्या हमको पढ़ना है। अब आते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक, संख्याओं का परिचय। तो देखिए, इसमें क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। देखिए, इनमें से सभी संख्याओं के बारे में हमें जानना है। बस एक काल्पनिक संख्या है, उसके बारे में हमें इस 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम जानेंगे काल्पनिक संख्या होता क्या है, और वैसा संख्या जिसको हम संख्या रेखा पे दिखा नहीं सकते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय, और सब मिला के क्या होता है, वास्तविक संख्या। इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पे, इन सबको क्या कर सकते हैं, हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखते होंगे 0 हो गया, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या होता है, माइनस। तो जो भी वास्तविक संख्या उनको क्या करते हैं, हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। बाकी जो काल्पनिक संख्या होते हैं, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, हम संख्या रेखा पे नहीं दिखा सकते। चलिए अब जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको हम क्या करते हैं, n से दर्शाते हैं, n से दर्शाया जाता है।
मतलब अगर कहीं पे n लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, और ये क्या होगा, अनंत तक जाते रहेगा, मतलब ये कभी खत्म नहीं हो सकता। आप जितना भी सोचिएगा हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक जोड़ के बता सकते हैं। जैसे आपने बोला 10 करोड़ तो हम 10 करोड़ एक बोल सकते हैं, आपने बोला 100 करोड़ तो 100 करोड़ एक बोल सकते हैं। तो यह क्या होगा, अनंत तक जाते रहेगा, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा, तो शुरुआत हमेशा 1 से होगा और जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। इसको n से दर्शाया जाता है। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब आ गया पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या को हम क्या करते हैं, W से दर्शाते हैं। W से दर्शाया जाता है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 से अनंत तक। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 को ऐड कर दें तो क्या होता है, हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2 3 4 से क्या होगा, अनंत तक। मतलब हमने क्या किया, प्राकृतिक संख्या में क्या किया, 0 को ऐड कर दिया तो क्या बन गया हमारा पूर्ण संख्या। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बड़ा कौन होगा। तो हमारा प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है, आपका होता है 1 से, और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 से। तो आपको पता है कि पूर्ण संख्या में क्या हो गया, 0 एक ऐड हो गया, मतलब क्या हो गया, ये बड़ा है किससे, प्राकृतिक संख्या से। तो पूर्ण संख्या क्या होगा, बड़ा होगा किससे, प्राकृतिक संख्या से। अब आ गया पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक को बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर पूर्ण संख्या में, मतलब 0 में हम क्या करते हैं, 0 1 2 3 में अगर हम माइनस को भी ले लें, जैसे हमारे पास पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, फिर ये क्या होगा, अनंत तक जाएगा। इसी में अगर हम माइनस को भी ऐड करें, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक। मतलब हम ऋणात्मक और धनात्मक पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, तो पूर्णांक बोलते हैं। मतलब पूर्ण संख्या तो होगा ही, जैसे 0 1 2 3 4 5 तो होगा ही, लेकिन वो क्या होगा, प्लस और माइनस साइन के साथ होगा। अब देखिए 0 की बात करें तो 0 ना तो धनात्मक है और ना ही क्या है, ऋणात्मक है। तो अगर हम बात करें 0 को, तो ये क्या है, ना तो धनात्मक है, धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है। तो अगर हम बात करें धनात्मक 2 तो क्या लिखेंगे हम, +2, और बोलेंगे ऋणात्मक मतलब -2। तो प्लस माइनस का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अब देखिए पूर्णांक में जो है प्लस वाला भी है माइनस भी है, तो पूर्णांक क्या होगा, पूर्ण संख्या से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या था, सिर्फ प्लस वाला था, इसमें क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसको अगर हम और बताएं कि इसमें बड़ा कौन होगा, तो सबसे छोटा क्या होगा, अभी तक जो पढ़े हैं वो हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। उससे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या से बड़ा कौन हो जाएगा हमारा, पूर्णांक। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा, क्योंकि हमेशा पूछ देता है कि पूर्णांक बड़ा होगा या पूर्ण संख्या बड़ा होगा या फिर प्राकृतिक संख्या बड़ा होगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, उससे बड़ा पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक। अब आते हैं सम संख्या। देखिए सम को हम बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन संख्या। और वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या इसको और तरीके से हम बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल क्या हो, हमेशा 0 हो। तो एक तो आप जानते हो कि जो 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वैसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर शेषफल क्या हो, 0 है। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। तो देखिए क्या हो सकता है,
तो जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए इसका अगर हम कॉमन रूप बोलते किस रूप में हो सकता है, तो ये आपको किस रूप में होगा, तो ये आपको 2p के फॉर्म में हो सकता है या फिर 2p प्लस 2 इस तरीके के फॉर्मेट में आपको दिख सकता है। अब देखिए p के जगह पे आप क्या लिखिए, तो किसी प्रकार का कोई पूर्ण संख्या रख दीजिए, तो क्या आएगा, हमेशा एक सम संख्या आएगा आपके पास। जैसे अगर हम बात करें 4, तो हम 4 को क्या करते 2 से भाग देते हैं, तो 2 से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शेषफल कितना आया, 0 आया, तो ये क्या होगा, हमारा सम संख्या होगा। अब देखिए विषम संख्या क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। विषम संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या हो, 1 हो, हमेशा 1 होना चाहिए। तो हम बोलेंगे शेषफल की बात करेंगे क्योंकि इसका हमको आगे यूज होगा। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त हो। अब देखिए इसका रूप क्या होगा, तो इसका 2p प्लस 1 हो सकता है, 2p प्लस 3 हो सकता है। अब देखिए p की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 रख सकते हैं। तो p यहाँ पे क्या है, p मान लीजिए आप पूर्ण संख्या है। अगर हम धनात्मक की बात करें तो अब p की जगह पे हम क्या रखते हैं, इसको हम रख सकते हैं 1, 2, 3, आप 0 भी रख सकते हैं इस तरीके से। अब हम 1 रखेंगे तो 2p बराबर 1 रखे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 प्लस 1 मतलब ये कितना आ गया, 3 आ गया। अगर p की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 प्लस 1 मतलब ये क्या हो गया, 5 आ गया। अब देखिए 5 को आप क्या कीजिए, तो 2 से भाग दीजिए, 2 मतलब 4 आ जाएगा, शेषफल कितना आ गया, 1। तो शेषफल क्या होगा, हमेशा 1 प्राप्त होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसका फॉर्म क्या होगा, 2p प्लस 1, 2p प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे 2 की जगह पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब p की जगह, सॉरी यहाँ पे p की जगह पे क्या होगा, तो p की जगह पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। अब आ गया भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, मतलब वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 तथा स्वयं के अलावा होना चाहिए। मतलब वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 तथा खुद के अलावा भी कोई गुणनखंड होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो 4, अब देखिए 4 का गुणनखंड क्या क्या होगा, तो 4 का हम गुणनखंड करते हैं, तो देखिए इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। अब देखिए 1 और 4, 1 4 मतलब 1 तो होगा ही, 4 स्वयं के अलावा भी क्या है, 2 ऐसी संख्या है जो 4 को क्या करती है, विभाजित करती है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें 10, तो 10 भी क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि इसका 1, 2, 5 और 10 इतना क्या होता है इसका गुणनखंड। मतलब 1, 2, 5 और 10 के अलावा भी कोई संख्या है जिससे कटता है तो क्या है, 2 और 5 मतलब 1 और स्वयं के अलावा भी क्या है, इसका गुणनखंड है, तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अब हम बात करें अभाज्य संख्या की, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो, सिर्फ 2 हो, या तो 1 हो या तो वो स्वयं हो। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, वैसी संख्या जैसे गुणनखंड की संख्या बोल, गुणनखंड की संख्या केवल 2 हो, 1 तथा स्वयं। अब देखिए इसकी हम बात करें तो 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और
एक वैसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। अब देखिए दो का हम गुणनखंड करेंगे, दो का गुणनखंड क्या होगा, एक और दो होगा। तो दो क्या है, या तो एक से विभाजित होगा या फिर दो से, तो यह क्या है, इसका गुणनखंड केवल दो है, तो क्या हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या है, एक केवल सिर्फ दो ही है जो सम भी है और अभाज्य भी है, बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अब हम बात करते हैं पांच। तो पांच का गुणनखंड क्या है, एक है, पांच है, इसका आपको सात मिल जाएगा, नौ मिल जाएगा, सात हो गया, नौ सॉरी नौ नहीं होगा, नौ का तो है, सात हो गया आपका, 11 हो गया, 9 का 3 भी होता है, एक भी होता है, 9 होता है, 9 नहीं होगा, 7 हो गया आपका, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। ऐसे क्या है, बहुत सारे अभाज्य संख्या आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं सह अभाज्य संख्या। तो वैसी दो संख्या जिसका HCF क्या हो, एक हो, तो लिख लेते हैं इसको, वैसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो। जैसे हम दो संख्या ले लेते हैं 5 और 7। अब देखिए 5 7 का HCF क्या होगा, एक होगा, तो क्या हो गया, दो संख्या जिसका क्या हो HCF एक हो, तो क्या हो जाएगा, वो सहअभाज्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। फिर आपको मिल गया 9 11, आपको मिल गया 13 17, तो ये क्या हो गया, हमारे सहअभाज्य संख्या हो गया। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या का। तो यहां से आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं। तो वैसी संख्या जिसको P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा PQ एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या होना चाहिए, वैसी संख्या जिसको P बाई Q के रूप में लिखा जा सके तथा PQ क्या होगा, पूर्णांक होगा, लेकिन Q जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे P बाई Q 5/4 क्या है, एक परिमेय संख्या, 0/4 क्या है, एक परिमेय संख्या। देखिए P का वैल्यू 0 हो सकता है, बस Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। -4/5 ये सब क्या हमारे परिमेय संख्याओं के उदाहरण कुछ है। अब देखिए अपरिमेय संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, इसका क्या एग्जांपल, रूट अंडर 5 हो गया आपका, रूट अंडर 3, क्या रूट अंडर 4 परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या। देखते हैं रूट अंडर 4, आप जानते हैं कि इसका वर्गमूल कितना होता है, +2 होता है, और 2 क्या है हमारा, तो एक परिमेय संख्या, 2/1 हम लिख सकते हैं, तो P बाई Q हम 2 को क्या लिख सकते हैं, P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां PQ क्या है, एक पूर्णांक है, तो 2 क्या है, एक हमारा अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वे सारी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, तो वे सारी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब देखिए हमारा क्या हो गया, नंबर लाइन हो गया, और आपने नंबर लाइन पे 9th क्लास में बहुत सारी संख्याओं को दर्शाया होगा। हमारा होता है 0, उसका जो राइट साइड में होता है वो क्या होता है, हमारा प्लस होता है, और जो लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए आपने एक यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से -1 -2 -3 इस तरीके से। इसके साथ साथ आपने √2 को दर्शाया होगा,
√5 को दर्शाया होगा। तो वे सारी संख्या जिनको हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं वो सब क्या हमारा वास्तविक संख्या है। अगर बात करें तो अगर आप परिमेय और अपरिमेय को मिला दें, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या को मिला दे क्या बनता है, वास्तविक संख्या मिलता है, अपरिमेय संख्या। मतलब अगर आप परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा हमारा वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। अब देखिए काल्पनिक संख्या के बारे में को पढ़ना नहीं है, लेकिन कभी भी अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए, जैसे माइनस रूट अंदर -5 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा काल्पनिक संख्या, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसके बारे में आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। जब आप 11th में जाइएगा, अगर आप मैथ्स चूज करते हैं तो वहां पे आपको इसके बारे में जानना होगा। बस आप इतना याद रखिए कि कभी भी अगर रूट के अंदर माइनस आए तो क्या रहता है काल्पनिक संख्या, जिसको हम नंबर लाइन पे नहीं दर्शा सकते हैं। अब देखिए एक जितना भी हमने पढ़ा है उसका एक होलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे है, मतलब पूरा एक डायग्राम में आपको दिया गया है। देखिए सबसे छोटा होता है हमारा क्या नेचुरल नंबर, जिसमें क्या होता है तो 1 2 3 4 5, उसके बाद आता है होल नंबर जिसमें 0 शामिल होता है, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रेशनल, उसके बाद रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो रियल में एग्जिस्ट होता है क्या होता है हमारा रियल नंबर। देखिए रियल नंबर कितना बड़ा है, पूरा क्या होता है रियल नंबर में ही आता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसको बोलते हैं रेशनल, मतलब ये क्या हो गया हमारा परिमेय, ये क्या हो गया अपरिमेय। मतलब जो वास्तविक संख्या होता है वो क्या होता है परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना होता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रेशनल, उसके बाद मतलब रेशनल नंबर इरेशनल मिला के क्या होता है हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर। अब देखिए सबको क्या किया हम संख्या रेखा पे दर्शाए हुए, √2 को दर्शाए हुए हैं, पाई का वैल्यू जो होता है वो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे -7/3 है, -5 है, -7.5 है। तो जितने भी रियल नंबर सबको क्या कर सकते हैं हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। अब देखिए अब तक हमने जो है एक ब्रीफ आइडिया लिया था संख्याओं के बारे में। यहां से क्या होता है हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। मेन टॉपिक क्या होता है अब स्टार्ट होता है। तो अब आपको क्या होगा मेन टॉपिक जो है वो आगे। अब देखिए जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है एनसीईआरटी में, वो क्या होता है तो वो हमारा होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से मासा निकालना। मतलब मेन टॉपिक जो है यहाँ होता है कि मासत निकालना, लेकिन हमको एक नया तरीका से निकालना, वो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन लेमा जिसको हम बोलते हैं। और यह क्या बोलता है, इसका जो स्टेटमेंट है होता है कोई धनात्मक पूर्णांक ए और बी, जहाँ पे बी क्या हो 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए हो, तो अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर अस्तित्व में होंगे। मतलब अगर कोई दो संख्या धनात्मक संख्या दिया हुआ है ए और बी, उसमें क्या होगा बी और क्यू आएगा जो किस प्रकार जुड़ा हुआ होगा, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर क्या होगा तो आर हमेशा 0 से बड़ा होगा और बी से क्या होगा हमेशा छोटा होगा, या कभी कभी 0 के बराबर भी आ सकता है। तो आर मतलब क्या रिमाइंडर शेषफल, तो या तो वो 0 के बराबर होगा या 0 से हमेशा बड़ा होगा, लेकिन जो बी है उससे हमेशा क्या होगा छोटा होगा। मतलब आप इसको बोल सकते हैं कोई भी दो संख्या दिया हुआ है, जैसे मेरे पास 4 और 10 दो संख्या है, तो उस संख्या को हम क्या कर सकते हैं इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे क्यू और आर क्या है तो क्यू आर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक पूर्णांक होगा, लेकिन आर क्या होगा हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, और जो आर है वो क्या होगा हमेशा बी से छोटा होगा। देखिए इसको और तरीके से समझेंगे, प्रयोग इसका क्या है दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना। अब एक्चुअल में क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो अब देखिए उसको कोई एक संख्या मान लेते हैं, दिया हुआ है हमको एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दो संख्या हमारे पास दिया हुआ है 4 और 18 दिया हुआ है।
अब हमको क्या करना है, इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूले को लिखना है, जहां पे आर क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। अब इसको हम कैसे इस फॉर्मूले लिखेंगे, तो याद रखिएगा जो भी बड़ा संख्या होगा उसको आप a मान लीजिए। तो ये 4 है, ये 18 है, इसमें बड़ा कौन है, 18 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 18 को a मान लेंगे। तो a बराबर हमने क्या लिख दिया, 18। अब हम क्या करेंगे, a को भाग देंगे किससे, दूसरी संख्या से। अब जो दूसरी संख्या वो क्या बनेगा, हमारा b बन जाएगा। तो यहाँ a बराबर क्या हो गया, 18, b बराबर कितना हो गया, 4। अब क्या करेंगे, 4 को 18 से भाग देंगे। अब देखिए 4 के पढ़ा में 18 नहीं आता है, लेकिन उससे कम आता है, क्या, 16। कितना मते में, 4 मते में, तो 4 से होगा 16। यहाँ पे कितना हो गया, शेषफल 2। अब देखिए a क्या हो गया आपका, 18, यहाँ पे a है, 4 क्या है, b है, ये तो आपको पता है। अब देखिए जो हमारा भागफल आता है वो क्या आता है, हमारा q, और जो शेषफल होता है वो क्या आता है, हमारा r। तो देखिए अब इसके लिए आपको मिल गया a b q r, आपको मिल गया। अब आपको इसको लिख दीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, आप लिख सकते हैं। a का वैल्यू कितना दिया वहां पे, 18, तो 1 जगह पे 18 लिख दीजिए। b आपको दिया, b कितना है, 4, तो 4। अब देखिए q का वैल्यू आपको पता है, q कितना दिया हुआ है, 4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4। और r का यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2, तो निकल गया। मतलब यहाँ पे आपने एक स्टेप कर लिया, यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर में इसको अरेंज कर दिया। अब देखिए जो आपका यहाँ पे b होगा वही क्या बन जाएगा आपका, अब a बन जाएगा। मतलब ये जो b था वो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट के लिए a बन जाएगा। तो भाग विधि से हमने इसको सॉल्व किया है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं। कुछ चीजों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ताकि अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया। ये जो हमारा क्या था, b था, ये क्या था हमारा a था, ये क्या था हमारा q था। अब b क्या बन जाएगा, हमारा a बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 से जो है वो कटेगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ये पे क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये क्या हो गया, अब इसके लिए क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 4। अब हमारा ये क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया हमारा, बी हो गया, ये क्या हो गया हमारा, क्यू हो गया। अब देखिए ए बराबर बी क्या बन गया हमारा, 2, क्यू कितना बन गया, 2, आर कितना बन गया, 0 बन गया। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो गया, जब आर 0 हो जाए तो हमको क्या करना है, इसको खत्म कर देना है। और जो अंतिम का हमारे पास जो बी होता है वही क्या होता है हमारा, इसका एचसीएफ। तो अंतिम में बी कौन दिया, 2, तो 2 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। लेकिन किसका, तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ किसका, 18 कॉमा। सो अभी हमने क्या किया, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जहां पर हमने क्या किया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमने एचसीएफ निकाला है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रश्नावली में हमें यही जानना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम कैसे क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चंस और हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है। मतलब इससे आप क्या कर सकते हैं, तो किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ आप निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ये क्या होता है, तो बोला गया है कि अगर कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक आपको दिया हुआ है, जैसे ए बी अगर दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए बी और क्यू आएगा, जहां पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और आर क्या होगा, तो 0 या 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो इसी को मिल लेते, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर क्या होगा, तो 0 से बराबर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, ये जो है वो बी से छोटा होगा। इसका प्रयोग कहां करते हैं, तो दो संख्याओं के का जो एचसीएफ होता है वो निकालने के लिए करते हैं। अब देखिए इसी को हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, जो बड़ी संख्या होगा, तो जो भी बड़ी संख्या दिया रहेगा, जैसे एक क्वेश्चन से मान लेते हैं खुद से, यहाँ पे दिया हुआ 15 और 18, तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी, इसमें बड़ी संख्या कौन है, 18, तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 18।
मतलब ए जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ी संख्या होगा, मतलब ए जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बी से बड़ी होगी, तभी वो कंडीशन क्या होगा, मैच होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर का। ओके, अब है कि यदि शेषफल 0 हो तो क्या होगा, जो छोटी संख्या है मतलब जो बी है वो क्या होता है हमारा, मतलब अगर शेषफल 0 हो जाए तो बी होगा, बी क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। जैसे इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में किया था, देखिए आप शेषफल यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, बी क्या यहाँ पे 2, तो जो बी होगा वही क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। तो इस केस में बी कितना था 2, तो क्या हो जाएगा 2 हमारा HCF हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया है हमारे पास 42 और 445 55, इसका क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है, किससे, यूक्लिड विभाजन से निकालना है। तब इसको क्या करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 455 और 42, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको हम क्या मानेंगे ए, यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा 455 और बी बराबर क्या हो जाएगा 42। उसका फिर हम क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए का वैल्यू पता है कितना 455, ए का वैल्यू 455, बी दिया हुआ है, बी कितना है 42, तो 42। हमको क्या चाहिए, क्यू चाहिए और आर चाहिए, तो दोनों को निकालते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, इस 42 को क्या करेंगे, उसको हम ऊपर कर लेते हैं ताकि लिखने में और इजी हो जाए। तो इस जो 42 है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 42 से डिवाइड करते हैं 455। आपको पता है कि 42 जो है वो 10 मत में कितना आएगा 420, तो 10 मत में कितना आ जाएगा 420, बचेगा कितना मेरे पास 35 बच जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, जो कि हमको पता है ये क्या होता है हमारा क्यू और ये क्या होता है हमारा आर। तो अब देखिए हमको क्या क्या निकालना बच गया था, यहाँ पे क्यू कितना हो गया 10, आर कितना हो गया 35। अब बताए थे कि जो आपका क्या होता है बी होता है वो क्या बन जाता है हमारा ए, तो अब फिर क्या बन जाएगा ए बन जाएगा आपका 42। अब जो यहाँ पे आर है वो क्या बन जाएगा आपका, तो वो बन जाएगा आपका बी बन जाएगा, तो बी कितना हो गया 35। और फिर क्या चाहिए आपको, क्यू चाहिए, फिर क्या चाहिए आपको आर चाहिए। अब इसको यहाँ पे कर दो क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे करेंगे 35, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42। यहाँ पे क्या आ जाएगा 42। अब देखिए आपको जो यहाँ पे 35 था, मतलब 35 क्या था आर था, आर क्या बन गया हमारा बी बन गया, और जो बी था वो क्या बन गया ए। अब देखिए इसको 1 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 35, कितना आ गया हमारे पास 7। अब आपको क्या मिल गया, ए हो गया आपका ए हो गया आपका बी, ए हो गया आपका क्यू, ए हो गया आपका आर, तो ए हो गया 1, कितना हो गया 7। अब देखिए फिर ये क्या हो जाएगा, जो फिर बी है वो क्या हो जाएगा हमारा ए, तो ये हो गया 35, जो हमारा था आर वो क्या बन जाएगा बी, तो 7 गुने। अब फिर इसको यहाँ कीजिए 35, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिखे तो क्या बचा हमारा 7, अब 7 यहाँ पे 35। अब पता है कि 7 के परांठ 35 कितने मत आ रहा 5 मत में, तो 7 + 35 यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए शेषफल 0 आ गया, लेकिन ये क्या हो गया हमारा क्यू हो गया, ए आर हो गया, तो क्यू कितना हो गया 5 और आर क्या हो गया 0। अब देखिए जहां पे हमारा शेषफल 0 आया वो बी कितना था, तो बी का कितना था 7, तो 7 का हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको HCF किसका, तो 455 और 42 का कितना हो जाएगा आपका 7। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ भी क्या दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, एक प्रोसीजर में यहाँ पे फॉलो किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम हर एक क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इतने जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन दिया हुआ है।
इसमें से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्या लगे, क्योंकि इसका डिफिकल्ट जाए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 867,255 यह क्वेश्चन आपको गिवन है। हमने आपको बताया है कि जो सबसे बड़ा है उसको क्या मान लीजिए आप ए। तो यहाँ पे ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 867, बी बराबर क्या आ जाएगा 255। ए क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा किससे, बी से। अब क्या कीजिए, यहां पे लिख लीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर क्या होगा तो जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा है लेकिन बी से क्या होगा छोटा होगा। ये आपको हमेशा लिखना होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि से सॉल्व करेंगे। 867 और यहाँ पे फिर इसको ए का वैल्यू देंगे। अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 867, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 867, बी का वैल्यू 255। हमको क्या चाहिए, क्यू चाहिए और क्या चाहिए आर चाहिए। भाग देंगे तो यहाँ पे क्यू मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आर मिल जाएगा। अब देखो 255 है, अब 255 को कितना से भाग देगी, क्या हो 867 से कम या उसके आसपास आ सके। तो अगर 255 को हम 2 से करेंगे तो 255 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 510 आएगा। अगर 255 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 16 के 6 हासिल 1, 3 6 1 7, 765 आ रहा है यहाँ पे। अगर 255 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1020 आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा 765 ज्यादा एक्यूरेट होगा, तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 से भाग देते हैं। तो 3 से भागने क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 765 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 5 में से 7 में से 5 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 0 8 में से 7 जाएगा तो 1 102। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, क्यू कितना हो गया 3 हो गया, और आर का कितना हो गया हमारा 102। तो देखिए आपको क्या मिल गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर मिल गया। अब देखिए जो बी होगा वो क्या बनेगा आपका ए बन जाएगा, तो 255 यहाँ पे आ जाएगा, और जो आर होगा वो क्या बनेगा बी 102। इतना तो आपको लिखना ही होगा। अब आते इसको 255 को ढलाते हैं, 2 मतलब में फिर कटेगा, कितना हो जाएगा 204, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 आ जाएगा। फिर आप क्या लिख दीजिए, क्यू का वैल्यू कितना हो गया 2 प्लस आर का वैल्यू कितना हो गया 51, और फिर जो बी वो क्या बनेगा ए। मतलब सेम को क्या करना है, रिपीट करना है। सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करना है, कब तक करना है, जब तक क्या हो शेषफल 0 ना आ जाए। तो फिर आप देखिए अब ये हो गया हमारा 102, अब 2 मात्रा में क्या आ जाएगा 102 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे 51 गुने 2 प्लस 0, तो ये क्या आ गया हमारा 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट टाइम हमारा आया है बी कितना आया है 51, तो 51 क्या आ जाएगा हमारा इसका HCF हो जाएगा। तो HCF किसका 255 और 867 कितना आ जाएगा 51। अब देखिए अगर हमको डाउट हो रहा है कि 51 होगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे 867 को क्या करेंगे (51) से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए किससे कटेगा 17 34 17 51, तो 17 से कटेगा ये। अब देखिए इसको कटेगा 17 17 17 85, इसलिए यहाँ पे 17 है ना, तो इसको 17 3 मतलब में कटेगा, और 17 85 मतलब 1 और फिर 1 11 मतलब में क्या हो जाएगा 101 मतलब में 85, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 से करेंगे 17 85 हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा, 1 को 17 से करेंगे, एक मिनट 17 को इससे भाग देते हैं, हमें
का उपयोग ले लेते हैं, कितना 8 6 7 को क्या करते हैं 17 से भाग देते हैं, 17 पच्चे 85, हाँ 51 मत में कर देगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 51, 51। फिर क्या करेंगे इसको 3 से काट देंगे, कितने मत में 17 मत में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब यह जो है 51 जो है 17 मतलब इसको काट देगा, तो इसका क्या हो जाएगा 17 आ रहा है, मतलब 17 से ही कट रहा है, 17 से 51 नहीं कट रहा है, तो इसका सिर्फ कितना हो जाएगा 51 यहाँ पे कन्फर्म हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो बोला है कि निश्चित कीजिए कि कोई भी विषम पूर्णांक, मतलब कोई और विषम पूर्णांक दिया होगा, जैसे 6q + 1 है, 6q + 3 है, 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ q क्या है तो कोई पूर्णांक। अब बोला है कि कोई भी विषम संख्या हो उसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, तो 6q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6q + 1, 6q प्लस क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे a तो कुछ होगा, ये ऐसा नहीं लिखा a बराबर bq + r के जैसा, जहां पे a कुछ होगा, b की जगह क्या दिया 6q + 1। अब देखिए जब भी यहाँ पे, तो यहाँ से b a हो गया, b क्या होगा, b हमारा हो गया 6। अब देखिए जब b हमारा 6 है तो जो r का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो क्या होगा, हमेशा 6 से कम होगा, क्योंकि बताए थे कि r क्या होता है, तो 0 से बराबर 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा b से छोटा होगा। तो r का वैल्यू क्या हो सकता है, r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब a कोई संख्या होगा, a कोई पूर्णांक होगा जो धनात्मक पूर्णांक होगा, अब r का वैल्यू इतना हो सकता है। देखते हैं कि हमारे एक r के वैल्यू पे इसका वैल्यू क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं एक r के लिए, पहले हम r का वैल्यू 0 रखते हैं, तो पहला केस हम 1 लेते हैं, केस 1, जब r बराबर क्या हो 0 हो, तो अगर r बराबर 0 होता है क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 6q जो है वो क्या है, एक सम संख्या है, 6q + 0 क्या है, एक सम संख्या है। क्यों, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a बराबर आप लिख सकते हैं 2 × 3q, और 3q को क्या मान लीजिए k, 3q बराबर क्या हो गया k, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं 2k। और 2k के फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या है k कोई धनात्मक पूर्णांक है, k क्या है, k बराबर हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। तो कोई भी संख्या 2k के फॉर्म में, जैसे आप के कुछ भी रखिए, तो k 1 2 3 रखिए, 1 2 3 4 5, क्या होगा, हमेशा सम संख्या होगा। तो ये जो संख्या हो गया a बराबर 2 के, वो क्या हो गया हमारा सम संख्या हो गया। अब लिखते हैं केस 2, जब r बराबर क्या हो 1 हो, तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q + 1। अब देखिए 6q क्या है, तो 6q क्या है, एक सम संख्या, और सम संख्या में अगर एक विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या हो जाएगा। सम संख्या प्लस विषम संख्या वाला क्या होता है, विषम संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या हो जाएगा। संख्या केस 3 लेते हैं, r बराबर 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 2। अब देखिए 6q क्या है, एक सम संख्या है, 2 भी क्या है, एक सम संख्या। तो सम संख्या और सम संख्या का जो कितना होता है सम संख्या, तो क्या हो जाएगा हमारा सम संख्या हो जाएगा। फिर लेते हैं केस नंबर 4, जहां पे r बराबर क्या हो जाएगा 3 होता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 3। अब देखिए सम संख्या और विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा ये हमारा विषम संख्या हो जाएगा। फिर यहाँ पे लेते हैं केस नंबर 4, जहां पे r का वैल्यू कितना होगा, तो r का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4। 0 लिए, 1 लिए, 2 लिए, तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या लेते हैं हम, यहाँ पे 8 लिए,
यहाँ पे केस 3 है, ये केस हो गया 4, तो ये क्या हो जाएगा, केस 5 हो जाएगा। अब केस 5 में निकालेंगे r0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 4। अब देखिए 6q क्या है, तो एक सम संख्या है, 4 क्या है, एक सम संख्या। तो सम संख्या और सम संख्या का योग हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है। ये क्या बन जाएगा हमारा, सम संख्या बन जाएगा। अब लेते हैं केस नंबर 6, r बराबर 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। अब देखिए सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या बन जाएगा हमारा, विषम संख्या। अब देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 हमेशा क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। लेकिन 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 हमेशा क्या रहा है, सम संख्या आ रहा है। तो बिल्कुल हम बता सकते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 हमेशा क्या होता है, विषम संख्या का रूप होता है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। क्या करना है आपको, यहाँ पे a बराबर bq प्लस r लिखना है, जहां पे r क्या होगा, तो 0 से के बराबर या 0 से छोटा होगा, लेकिन क्या होगा हमेशा b से बड़ा होगा। तो ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए हम प्रश्नावली 1.1 की बात किए थे, तो 1.1 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन जो 1.1 का लिया गया। अब देखिए बोला है किसी कक्षा में 616 छात्र हैं, उनमें समान आकार के समूहों के प्रत्येक को 32 छात्र में बांटना हो, तो कितने समूह बनेंगे और कितने छात्र बचेगा। तो देखिए यहाँ पे बोला कि 616 हमारे पास क्या है, टोटल छात्र हैं। उस छात्र को क्या करना है, तो 32 वाले प्रत्येक समूह में क्या करना है, बांटना है, समूह में बांटना है। तो कितना जो है वो अरेंज कर देंगे, बच जाएगा। जैसे इसको आप समझ सकते कि मेरे पास क्या है, 50 लड्डू है, 50 क्या है, लड्डू है। हमको क्या करना है, उसको एक समूह में बनाना है। इस तरीके से उसको क्या करना है, एक लाइन में रखना है, और हर लाइन में क्या होगा, 7 लड्डू होगा। तो कितना लाइन बनेगा और कितना लड्डू बच जाएगा। तो आपको देखिए 7 वो है, तो 1 2 5 6 3, अच्छा 3 3 4 5 6 7। इस तरीके से आपको पता है कितना बनेगा, 7 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7। क्यों, क्योंकि 7 गुने 7 प्लस 1 क्या होता है, 50 होता है। मतलब 7 को समूह बनेगा और एक क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, हम 50 को 7 से भाग देंगे, तो 7 7 49 1। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 7 समूह होगा, बस कितना जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें कितना बोला है, तो बोला है 616 छात्र है और सबको क्या करना है, 32 के समूह में करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है 616, 32। हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा, 616 और बी बराबर क्या हो जाएगा, 32। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 32 को क्या करना है, 616 से भाग देना है। अब देखिए 32 को क्या करेंगे, अगर हम 20 से भाग करेंगे, सॉरी गुना करेंगे, 32 गुने 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 640 आ जाएगा। लेकिन ये 600 क्या है, 16 है, तो कहना है कि ये 32 से कम है, मतलब 19 मध्य में आएगा। तो अगर 640 में हम क्या करेंगे, 32 को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 608। 608 क्या आ जाएगा हमारा, 19 मध्य में कर देगा, तो 19 608 08। मतलब 19 को समूह बचेगा, बच कितना जाएगा, 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 समूह बनेगा, 19 समूह और 18 बच्चे शेष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 जो है समूह बनेगा, 18 बच्चे क्या हो जाएगा हमारे पास, शेष बच जाएंगे। अब देखिए इसी में अगर बात करें कोई और क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आपको जितने भी क्वेश्चन है उसमें 2 ही तरह का क्वेश्चन दिया गया है। या तो ये क्वेश्चन दिया है कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, या फिर आपको एचसीएफ निकालना है, या फिर क्या करना है आपको, यहाँ से इस प्रकार के प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो प्रश्नावली जो हमारा 1.1 है वो खत्म होता है और आपको हम क्या करते हैं,
बता देते हैं कि इस प्रश्नावली 1.1 में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF निकालना सीखे हैं। HCF निकालना किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या किए हम, HCF निकालना सीखे हैं। दूसरा में क्या किए हैं, तो अगर कोई 3Q प्लस 3 दे दिया हो, 3Q प्लस 5 दे दिया हो, 3Q प्लस 7 दे दिया, तो हमको तो चेक करना हो कि क्या होगा, सम संख्या होगा कि विषम संख्या का रूप होगा, क्या होगा, तो हम इस तरह के निकाल सकते हैं। या फिर दे देगा 2Q प्लस 1, 2Q प्लस 3, 2Q प्लस 5। अब पूछा कि क्या होगा, सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा, तो आप यहाँ से A बराबर BQ प्लस R करके बना सकते हैं। यहाँ पे A कोई होगा, यहाँ पे B क्या हो जाएगा 2Q प्लस 1। अब देखिए B का वैल्यू क्या दिया, 2 दिया हुआ है, तो R का वैल्यू कितना होगा, R का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, क्योंकि R क्या होगा, हमेशा B से छोटा होगा, तो इस R के लिए आप बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है वो खत्म होता है। और C में क्या होता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स दिया होगा इस तरह के, जैसे हमारे पास HCF दिया होता है, इस प्रकार के प्रॉब्लम भी आपको दिया हुआ हो सकता है। तो फिर हम मिलेंगे प्रश्नावली 1.2 में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।